हमारी आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यकीन मानिए, अगर आप इसे एक बार सुनेंगे तो यकीनन आपको कहानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दास्तान खौफ। कहानी के बाद मैं आप सभी को वहीं एक्टिव मिलूंगा। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो चलिए सुनते हैं। मेरा नाम राज है। मैं हरियाणा के छोटे जिले फरीदाबाद में रहता हूँ। यह घटना बिल्कुल सच्ची है जो कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी यह कहानी दूर दूर तक जाए और जो गलती मैंने की वह कोई और ना करे। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त थे। हमारे घर के पास एक कब्रिस्तान था। वैसे उसे देखकर कोई भी कब्रिस्तान नहीं बोलेगा, तो अक्सर हम लोग अपनी फैमिली से छुप के वहाँ पर सिगरेट पीने जाया करते थे। इसी तरह एक बार हमने वहाँ पर देखा कि किसी की चिता जल रही थी। उस वक्त वहाँ पर सफेद साड़ी और कुछ पैसे भी रखे थे। तो ठीक हम सारे दोस्तों ने एक शर्त लगाई कि जो भी उस चिता के पास से पैसे लेकर आएगा उसको मेरी तरफ से आज पार्टी दूंगा। वह दिन भी कुछ अजीब सा था। यह बात सुनकर हम सारे दोस्त आपस में लड़ने लगी कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं। हुआ कुछ ऐसा कि उन लोगों ने पहले मुझे भेज दिया। और सच बात तो यह है कि मैं कभी आत्मा भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। मैं ठीक जैसे ही चिता के पास पहुंचा, पता नहीं मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद यह मेरा भ्रम है। मैंने तुरंत वहां से पैसे उठाए और साथ ही साड़ी को हवा में उड़ाता हुआ वहां से भागकर अपने दोस्तों के पास आ गया। हंसी मजाक में हमने वह साड़ी फाड़ दी। अब चिता के पास से पैसे और साड़ी में लेकर आया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे साथ इतना बुरा हो जाएगा। 2-3 दिन तो सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे रात को अचानक से मुझे बुरे सपने आना शुरू हो गए। मैं अक्सर यह देखने लगा कि कोई सफ़ेद साड़ी पहने हुए मेरे पास आ रही है, लेकिन मैं उसका कभी चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैंने सपने में ही उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसका जवाब आया कि तूने साड़ी फाड़ के सही नहीं किया। इससे आगे मैं कुछ बोलता कि अचानक उसने मेरा गला दबा दिया। मुझे लगने लगा कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं ठीक जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा रह गया। मैं ठीक साफ साफ देख पा रहा था कि वह सच में मेरे सामने खड़ी है। मैं चाहता था कि अपने माता पिता को आवाज़ दूँ, मगर मेरा पूरा शरीर जैसे जमसा गया, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पा रहा था। वह औरत बस एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मैं इन सब का बदला जरूर लूँगी। मैंने मन में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। इसलिए मैं ऐसा लगा कि मेरा शरीर किसी ने छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह वहाँ से निकलकर मेरे अंदर आ चुकी थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और कभी कभी तो मैं अपने पिताजी की छाती पर बैठ जाता। पिताजी की नींद खुलती ही वह मुझे चुपचाप सुला देते थे। और सबसे हैरानी की बात आपको बताऊं कि जब माता पिता जॉब पर चले जाते थे तो मैं ठीक उसी कब्रिस्तान में जाकर बैठा रहता था। मुझे ऐसा करते शायद किसी ने देख लिया था और उसी ने मेरी फैमिली को यह बात तुरंत बताई। जब माता पिता को यह बात पता चली तो वह एकदम हैरान हो गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि हमारा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए उन्होंने देरी न करते हुए वह चुपचाप मुझे दरगाह ले गए। पर खैर, वहाँ से आने के बाद वह कुछ दिन तक तो सही रहा, लेकिन फिर मेरे साथ वही सब होने लगा। लेकिन मैं इस चीज़ पर ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, क्योंकि मुझे दरगाह में मना किया गया था कि उस चीज़ को इग्नोर कर दिया करो। मैंने यही काम किया और मैं ठीक वहीं पर रह रहा था। देखते ही देखते मेरे साथ फिर से वही सब हुआ। मेरा पूरा शरीर जाम हो गया। मैंने देखा कि टीवी में से एक हाथ निकलकर बाहर आ रहा था। मैं सोच रहा था कि माँ को कैसे बुलाऊं, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उस वक्त माँ एकदम से कमरे में आ गई, लेकिन माँ के आते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। मैं उस वक्त इतना डर गया कि बस चुपचाप बैठकर रोने लगा। मैंने यह सारी बात अपने घर पर बताई। फिर मेरे पिताजी दिल्ली के सबसे बड़ी दरगाह में लेकर गए। वहाँ पर जाकर पता चला कि जो काम मैंने किया था उस औरत का मर्डर हुआ था। यह बात पिताजी को मौलाना जी ने बताई थी। उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है,
बस तुम एक बार माफ़ी मांगो और वहाँ जाकर एक साड़ी रखो। इसके बाद हम लोग। रात होते ही मैं अपने पिताजी की छाती पर बैठ गया। पिताजी एकदम से उठ गए। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। कहने लगे कि मेरा बेटा नादान है, उसे माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जवाब में उसने कहा कि अब जब तक यह जिंदा है मैं इसी के साथ रहूँगी, नहीं जाऊँगी। पिताजी ने कहा कि यह बच्चा है, तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर इस बेचारे को माफ़ कर दो। यह बात सुनते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि अब तक क्या हो रहा था। सच कहूँ तो होश में आने के बाद मेरी दादी ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात पर उसने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे पिताजी का बिहेवियर चेंज दिखने लगा। वह ना तो खाना खा रहे थे और ना ही पानी पी रहे थे। वो बस अंधेरे में बैठे रहते और कभी कभी तो बहुत तेज तेज रोने लगते। यह सब देखकर हमने अच्छे से मौलवी को बुला लिया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी वही हो गई। आप यकीन भी नहीं करोगे, मेरे पिताजी 2-3 दिन में चल बसे। इस घटना के बाद हम लोग इतना घबरा गए कि हमने अपना गांव ही छोड़ दिया। और मैं आज भी अपने पिताजी को बहुत मिस करता हूँ। मेरी जान बचाने के चक्कर में उनकी जान चली गई। मैं अपनी एक गलती का पश्चाताप आज तक करता हूँ। मैं खुद को दोषी समझता हूँ, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, जो कुछ भी बड़े बोलते हैं उनकी बातों को हमेशा सुनना चाहिए। अगर शायद मैं भी यह सब सुनता तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई, आप ऐसी गलती कभी ना करना। इसलिए यह कहानी मैं नितिन सर के पास भेज रहा हूँ, ताकि आपकी फैमिली को कभी कोई नुकसान न पहुँचाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप इस कहानी को बहुत शेयर करो, जिससे होगा जाए कि ऐसी गलती कोई भी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। तो देखा आपने, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा मजाक इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। तो सावधान रहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। तो कैसी लगी आपको इनकी आज की ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।